नमस्कार विद्यार्थियों। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या निगम लेखांकन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पुनः इश्यू ऑफ शेयर्स की चर्चा करेंगे। अंशों के निर्गमन पे किस प्रकार से जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं और किस प्रकार से आवंटन पर या जब्त करने पर या पुनर्निर्गमन और उसके पश्चात शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के बैलेंस की कैलकुलेशंस की जाती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स या अंशों के निर्गमन के संबंध में प्रावधान हमने शुरू पहले वाले वीडियो में देखे थे। इससे पहले हमने एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया है और कैलकुलेशन कैसे की जाती हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं, इसको समझने का प्रयास किया। आज फिर हमने एक सवाल लिया है। एक्स लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 8000 संतांशों के निर्गमन के हेतु एक प्रविवरण जारी किया। अधिकतम पूंजी जो बनेगी इस एक्स लिमिटेड के लिए वो 8000 मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे ज्यादा पूंजी नहीं बनेगी अगर समस्त अंशों के लिए अभिधान प्राप्त हो गया। राशि 20 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निम्न प्रकार से देय है। आवेदन पर 20 रुपए, 100 में से जो अंकित मूल्य फेस वैल्यू 100 रुपया है एक शेयर का, उसमें से 20 रुपए आवेदन पर। बंटन पर प्रीमियम सहित 50 रुपए। प्रीमियम अगर 20 रुपए है तो कैपिटल अकाउंट में अंकित मूल्य का फेस वैल्यू का 30 रुपीज और प्रीमियम का 20 रुपीज। प्रथम मांग पर 30 रुपया और द्वितीय मांग पर 20 रुपये। इस प्रकार से पूंजी खाते में 100 रुपए और अंश प्रीमियम खाते में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 20 रुपया प्रति अंश मांगा गया है। आवेदन पत्र 12,000 अंशों के लिए प्राप्त हुए। फॉर 12,000 कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन। 8,000 समता अंशों का निर्गमन करना है और 12,000 के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। 9,600 शेयर्स के आवेदकों को यथानुपात आवंटन कर शेष आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया। यानी कि 9,600 अंशों के आवेदकों को 8,000 शेयर दिए गए और 9,600 से ज्यादा यानी कि 12,000 और 9,600 का अंतर 2,400 अंशों के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया, मतलब उनकी राशि लौटा दी जाएगी। और ये जो 9,600 को 8,000 दिए गए हैं तो इस आधिक्य राशि का प्रयोग बंटन पर देय राशि के लिए किया गया है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है बंटन पर देय राशि, इसका मतलब अगर बंटन से आधिक्य अगर बनता है तो उसका समायोजन नहीं किया जाएगा और वो राशि लौटा दी जाएगी। रमेश बंटन पर देय राशि का भुगतान नहीं कर पाया, उसे 160 अंश आवंटित किए गए थे। ध्यान रहे इसमें सारे ही यथानुपात बंटन ही है, यानी कि 9,600 के लिए आवेदन जिन्होंने किया है उनको मिले हैं 8,000 और इसको मिले हैं 160। तो इसने आवेदन कितने का किया होगा उतने के ऊपर इसने आवेदन राशि भुगतान की होगी। उसके द्वारा प्रथम मांग का भुगतान न करने पर अंशों को जब्त कर लिया गया। मोहन 240 अंशों का धारक था, प्रथम और द्वितीय दोनों ही मांग नहीं चुका पाया, उसके अंशों का भी हरण कर लिया गया। यहाँ पे अंतर है, रमेश के अंशों का हरण प्रथम मांग के बाद में कर लिया गया, यानी उससे द्वितीय मांग नहीं मांगी गई। और मोहन प्रथम और द्वितीय दोनों मांग नहीं चुका पाया, सेकंड कॉल के बाद में ही उसके अंशों का हरण किया गया है। जब्त किए गए अंशों में से कुल मिला के 160 तो रमेश के और 240 मोहन के, 400 अंश जब्त किए गए। 320 अंश संजय को 100 रुपए प्रति अंश के हिसाब से निर्गमित किए गए। पूर्ण प्रदत्त ही निर्गमित किए जा सकते हैं या ये प्रीमियम पर निर्गमित किए जा सकते थे, जिसमें रमेश के सारे अंश शामिल हैं। 160 अंश रमेश के तो बाकी के 160 अंश मोहन के अंशों में से पुनर्निर्गमित हुए हैं, आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां में देनी है। इसको अभी हमने सवाल पढ़ते समय समझा था कि एप्लीकेशन पे फेस वैल्यू मिल रहा है 20 रुपया, अलॉटमेंट पे 30 रुपया, क्योंकि 50 में से 20 रुपया प्रीमियम का है तो 30 रुपया फेस वैल्यू का, अंकित मूल्य का। ऑन फर्स्ट कॉल इट इज 30 रुपीज एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल इट इज 20 रुपीज। इन ऑल फेस वैल्यू ऑफ 100 will be recovered in this manner. Premium ₹20 on allotment. आवेदित अंश कुल मिला के थे 12,000 और आवंटित अंश कुल मिला के जो प्रविवरण में थे वो थे 8,000। इसमें से यथानुपात बंटन कर दिया गया। 9600 शेयर्स के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई उनको 8,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। ये रेशो हो गया 12:10, यानी कि 12 आवेदन है तो 10 मिले हैं, या उल्टा बोल लें
10 अगर उसको मिले हैं, उसके धारक है अगर वो 10 का, तो उसने आवेदन कितने का किया होगा, 12 अंशों का। अस्वीकृत 2400, इनका पैसा लौटा दिया जाएगा। इसका मतलब अगर सारे के सारे अंश जारी हो जाएं और अंत तक जारी रहें तो कुल मिला के इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगी 8000 शेयर पे 100 रुपए के हिसाब से 8 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम बनेगा 8000 शेयर के ऊपर 20 रुपए के हिसाब से 1,60,000 रुपया। देखते हैं अपन, आवेदन राशि प्राप्त हुई है, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन खाते के मार्फत पहले बैंक की प्रविष्टि और उसके बाद में कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। आवेदन के समय ये होता है, और अलॉटमेंट में पहले कैपिटल ड्यू करते हैं तो कैपिटल की एंट्री पहले होती है और बैंक की एंट्री उसके बाद में होती है। तो 12,000 शेयर पे पैसा मिला है 2,40,000 रुपया, और ये मिला 12,000 रुपये, परंतु हमने शेयर कैपिटल जो इशू की है वो 8,000 अंशों की ही की है। तो सेकेंड एंट्री आप देख रहे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल खाते में केवल 1,60,000 रुपए ही जाएगा क्योंकि 8,000 शेयर ही हैं। आवंटन की प्रविष्टि से पहले हम ये राशि कैलकुलेट कर लेते हैं, आधिक्य कितना हुआ आवेदन के ऊपर और कितना उसमें से समायोजित किया जाना है और कितना उसमें से लौटाया जाना है। तो दो ही कैटेगरी है यहाँ पे प्रश्न में, ए और बी, यथानुपात वाले जिनको कि अंश 8,000 आवंटित किए गए हैं और अस्वीकृत बकाया सारे के सारे लौटा दिए गए हैं। लास्ट में इन दोनों का योग वाला कॉलम है। तो आवेदन पर यथानुपात वाली कैटेगरी में 9,600 अंशों के आवेदन थे, तो 192,000 इसमें प्राप्त राशि है। आवेदन पर समायोजन हुआ है ए कैटेगरी में ही, 8,000 शेयर इनको दिए गए थे तो 1,60,000 रुपया। शेष राशि इस कैटेगरी में बचती है 32,000 रुपये। इसी प्रकार से दूसरी कैटेगरी में 24,000 अंश थे, 20 रुपए के हिसाब से 4,800 रुपया, 48,000 रुपया ही आधिक्य है और ये का ये लौटा दिया जाएगा। तो कुल मिला के आधिक्य बना है एप्लीकेशन के ऊपर 32 + 48 80,000 रुपए का। अब देखें तो आवंटन के ऊपर 20 रुपए प्रीमियम सहित यानी 50 रुपए प्रति अंश के हिसाब से यथानुपात वाली कैटेगरी में 4 लाख रुपया, अस्वीकृत में कुछ भी नहीं, और कुल मिलाकर 4 लाख रुपया आवंटन पर देय होता है। इसमें से चूंकि आवेदन के ऊपर सरप्लस ए कैटेगरी में 32,000 रुपया है तो इसका समायोजन कर लिया जाएगा और शेष राशि लौटा दी जाएगी। तो 32,000 का समायोजन किया गया, चूंकि 4 लाख की जरूरत थी और 32,000 ही मिला है तो शेष राशि हमें नकद में प्राप्त हो जाएगी अगर किसी भी आवेदन ने पैसा देने में मनाही नहीं की है। तो बी कैटेगरी में 48,000 रुपए यूं कहीं लौटा दिए जाएंगे। हमने यहाँ पे लेस मांग पर समायोजन भी लिखा हुआ है, लेकिन प्रश्न में केवल आवंटन पर समायोजन लिखा हुआ था, तो हम आवंटन पर समायोजन के पश्चात ही ये राशि लौटा देंगे। अगर मांग पर समायोजन भी दिया होता तो मांग पर समायोजन राशि करने के बाद में फिर लौटाई जाती। चूंकि एक अंशधारी रमेश ऐसा है जिसने कि आवंटन पर पैसा नहीं दिया है, इसलिए हमें इस गणना की आवश्यकता भी होगी आवंटन की राशि से पहले, आवंटन की एंट्रीज करने से पहले। आवंटन पर कुल देय राशि है 50 रुपए, यानी कि अंश प्रीमियम सहित 4 लाख रुपए की, ये हमने पीछे भी अभी देखा है। आवेदन पर आधिक्य का समायोजन 32,000 रुपया, ये हमने कैलकुलेट अभी किया था, उसको अगर अपन कर लें तो आवंटन के समय हमें प्राप्त होनी चाहिए कुल मिला के 3,68,000 रुपया प्रीमियम सहित। रमेश के 160 अंशों की बकाया राशि है 7,360 रुपए, यानी कि उसने पैसा नहीं दिया इतना रुपया। तो वास्तव में बैंक में जो प्राप्त हुआ आवंटन के समय में जब हम प्रविष्टि करेंगे तो वहां पे लिखेंगे 3,60,640 रुपया। ये जो रमेश की बकाया राशि है ये हमने नीचे कैलकुलेट की है। उसने उसके पास शेयर है 160, वो यथानुपात कैटेगरी का व्यक्ति है, उसके पास में 160 शेयर हैं 8,000 में से, तो एप्लीकेशन उसने कितने की लगाई, जबकि कुल मिला के एप्लीकेशन कितने की है 9,600 रुपए की। तो उसका जो अनुपात है अंशों का आवेदन और आवंटन का वो 12:10 है। तो आवेदित अंशों की संख्या हमने निकाली 160, उसके पास कुल है 12/10। अगर हम इसका करेंगे तो उसने वास्तव में एप्लीकेशन कितने की लगाई 192 शेयर्स की, और उसने आवेदन के ऊपर पैसा कितना दिया 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से टोटल 3,840 रुपीज उसने आवेदन के ऊपर राशि दी है। जबकि आवेदन पर उसको अगर शेयर 160 के लिए ही पैसे वो देने थे तो 3,200 रुपीज ही उसको आवेदन पर देना था। इसका मतलब आवेदन पर उसका आधिक्य 640 रुपया है, जो कुल राशि जब आवंटन की समायोजित हुई तो उसमें इसका 640 रुपया भी उसमें समायोजित हो गया है।
ध्यान से देखें यहाँ पे, तो एक अंश का प्रीमियम है 20 रुपया, उसके पास शेयर है 160, इसका मतलब 3200 रुपया कुल मिला के प्रीमियम होता है, जबकि आधिक्य केवल 640 ही है। इसका मतलब उसका प्रीमियम हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अगर ये राशि 3200 से ज्यादा होती तो हम मान सकते थे कि प्रीमियम प्राप्त हुआ अथवा प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ, जैसा कि पिछले वाले सवाल में, एग्जाम्पल में, पिछले वीडियो में हमने समझा था। परंतु यहां पर कुल जो आधिक्य है वो प्रीमियम की राशि से कम है, अतः यह बिल्कुल निश्चित है कि यहां पर इस सवाल में रमेश के अकाउंट में प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये 640 आधिक्य का समायोजन आवंटन के समय पूंजी खाते में ही किया जाना है। रमेश को आवंटन पर जो राशि देनी थी कुल मिला के 8,000 रुपया, जिसमें से 30 रुपया पूंजी खाते का और 20 रुपया प्रीमियम का। अभी हम समझ चुके हैं कि उसका प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये 640 रुपया केवल पूंजी खाते की राशि है। तो आवंटन पर बकाया राशि 7,360 रुपए है, जो कि ऊपर हमने पॉइंट नंबर 1 में समायोजित की है। हम एंट्री देखते हैं आवंटन के समय की। तो यहां पर पहले आवंटन राशि दे करेंगे, यानी कि कैपिटल वाली एंट्री पहले होगी और प्राप्त राशि यानी कि बैंक वाली एंट्री बाद में होगी। आवेदन के ऊपर उल्टा होता है, वहां पर पहले बैंक में प्राप्त करते हैं, कैपिटल में बाद में ट्रांसफर करते हैं। तो आवंटन राशि दे होने पर व्हेन अलॉटमेंट इज ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि आवंटन के ऊपर 20 रुपए प्रति अंश प्रीमियम लिया जाना है। तो राशि की कैलकुलेशन आपके सामने है। 8,000 अंशों के ऊपर कुल मिला के 50 रुपए यानी प्रीमियम सही 4 लाख रुपया, कैपिटल खाते में जा रहा है 2,40,000 रुपया और सिक्योरिटी प्रीमियम खाते में जा रहा है 1,60,000 रुपया। एंट्री नंबर 4 देखें। कुछ अस्वीकृत आवेदन हुए हैं, उनको पैसा लौटा देने पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, उनका 48,000 रुपए, ये कैलकुलेशन अपन पीछे समझ के आए हैं, 48,000 रुपए लौटा दे। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था, यहां पर हमने राशि लौटाने को भी टू बैंक यहीं पर लिखा था, उसके बाद में अगर कोई कॉल्स इन एडवांस है तो भी यहाँ पे लिखा था, उसको अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट करना है तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी हमने यहाँ पे लिखा था। इस सवाल में हमने इसको पृथक कर दिया है, बैंक की एंट्री सेपरेट कर ली है और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे जो एडजस्टमेंट किया जाना है वो यहाँ पर हम अगली एंट्री में देख रहे हैं। अंतर क्या है कि वहां पर कॉल्स इन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, आगे वाली कॉल के लिए भी एडवांस पैसा था। जब कॉल्स के लिए एडवांस पैसा हमारे पास में आता है तो इसको हम कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर ब्याज दे होता है। और यहां पर इस सवाल में क्या है, केवल आवंटन तक ही पैसा एक्स्ट्रा है, कॉल के लिए पैसा हमारे पास में आधिक्य नहीं है, सरप्लस नहीं है, तो हमने इसको एप्लीकेशन के मार्फत ही सीधा अलॉटमेंट खाते में एडजस्ट किया है। तो अगली एंट्री है बैंक अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पीछे हम कैलकुलेशन अभी समझ के आए हैं कि बैंक में 3,60,640 रुपया ही प्राप्त होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का है 32,000 रुपया और अलॉटमेंट का है 3,92,640 रुपया। ध्यान से देखें तो एंट्री नंबर 3 में आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया है 4 लाख से, और इस प्रविष्टि में नंबर 5 में आपने क्रेडिट में डाला है इसको 3,92,640 से। तो इन दोनों का जो अंतर है वो 7,360 रुपए वो राशि है जो रमेश से संबंधित है। प्रथम मांग की प्रविष्टि से पहले ये कैलकुलेशन हमें कर लेनी चाहिए। प्रथम मांग पर बकाया क्यों? क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कि अपना मांग का पैसा नहीं दिया है। रमेश है जिसने अलॉटमेंट का नहीं दिया था और अब उसने फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, तो उसके पास 160 अंश है और फर्स्ट कॉल की राशि 30 रुपया, 48 रुपया उसने नहीं दिया। इसी प्रकार मोहन के पास में 240 अंश हैं, उसने भी 30 रुपए के हिसाब से नहीं दिया। कुल मिला के इन दोनों का 12,000 रुपया हमें प्राप्त नहीं हुआ है, कॉल्स इन एरियर्स ये रह गया है। प्रथम मांग पर प्राप्त राशि 8,000 अंशों के ऊपर होनी चाहिए, जो हमने मांगा है वो 2,40,000 रुपया, और बकाया मांग ऊपर हमने अभी कैलकुलेट किया है 12,000 रुपया। तो प्रथम मांग पर बैंक में जो राशि प्राप्त होगी वो 2,28,000 रुपया ही प्राप्त होगी। फिर प्रथम मांग के बाद में ही द्वितीय मांग करने से पहले रमेश के अंश को जब्त कर लिया गया है, फोरफिट कर लिया गया है, तो उसने जितना भी पैसा हमें दिया है वो हम अंशरण खाते में ट्रांसफर कर देंगे।
रमेश ने एक ही बार पैसा दिया है, उसको 160 अंश दिए गए थे, उसने आवेदन 192 अंशों का किया था, कुल मिला के उसने 3,840 रुपए दिया था। अगर इसको अपन सेपरेट करके देखें तो आवेदन के ऊपर 160 अंशों पे 20 रुपए के हिसाब से 3200 रुपया और शेष उसका 640 रुपया आधिक्य का जो समायोजन हमने किया है। और पीछे हम समझ के आए हैं क्योंकि ये अंश प्रीमियम इस स्थिति में रमेश का 3200 बनता है और चूंकि आधिक्य का समायोजन 3200 से कम राशि 640 का ही किया जा रहा है, अतः निश्चित है कि प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है। जब हम इसकी जब्त की प्रविष्टि करेंगे तब इस बात को तथ्य को ध्यान में रखेंगे। अंशहरण खाते में जो जमा राशि है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो हम क्रेडिट करेंगे वो 3,840 रुपया, प्राप्त राशि पूंजी खाते में वो क्रेडिट की जाती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। समय प्रथम मांग देय होने पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से मांग करें तो 2,40,000 रुपये। प्रथम मांग की राशि प्राप्त होने पर अभी हम पीछे कैलकुलेट करके आए हैं ये राशि, बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,28,000 रुपया, क्योंकि 12,000 रुपया रमेश और मोहन दोनों ने मिला के नहीं दिया तो ये 12,000 रुपया। तो अंतर आप देखें, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट किया है पहली एंट्री नंबर 6 में 2,40,000 से और क्रेडिट किया है 2,28,000 से। इसका मतलब 12,000 रुपये का अभी भी डेबिट बैलेंस फर्स्ट कॉल का है। तो जब जब्त करेंगे तो ये 12,000 रुपये हमें कुल मिला के, जब भी दोनों के अंश रमेश और मोहन के अंश जब्त हो जाएंगे उसके बाद में देखेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 12,000 रुपये से कुल मिला के क्रेडिट साइड में जरूर आएगा। एंट्री नंबर 8 देखें, प्रथम मांग के पश्चात रमेश के अंशों को जब्त कर लिया गया है तो हरण की प्रविष्टि यह है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम चूंकि प्राप्त नहीं हुआ है तो पहले हमने इसको क्रेडिट कर दिया था, अब हमें इसे डेबिट करना पड़ेगा 3,200 रुपए से। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये हम पैसा पीछे देख के आए हैं कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर का पैसा है 7,360 रुपये जो रमेश ने नहीं दिया था। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हम अभी देख के आए हैं, फर्स्ट कॉल के ऊपर रमेश ने 160 शेयर के ऊपर पैसा नहीं दिया था 4,800 रुपया। रमेश ने कुल मिला के जो पैसा दिया था पूंजी खाते में कैपिटल अकाउंट में शेयर कैपिटल अकाउंट में वो 3,840 रुपया वो जब्त में है, टू शेयर फॉरफिटेड के सामने है 3,840 रुपया। तो रमेश के 160 अंश वापस कंपनी के पास आ गए हैं, जिसपे सिक्योरिटी प्रीमियम पहले क्रेडिट कर दिया गया था, चूंकि प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ तो इस एंट्री में वापस से इसको हमने डेबिट कर दिया है। द्वितीय मांग देय करने से पहले हमें ये कैलकुलेशंस कर लेनी चाहिए क्योंकि द्वितीय मांग पर भी कुछ पैसा हमें नहीं मिला है। ध्यान ये रखेंगे कि द्वितीय मांग से पहले रमेश के 160 अंश जब्त कर लिए गए हैं तो उनके ऊपर द्वितीय मांग नहीं की जाएगी। शेष अंशों के ऊपर द्वितीय मांग सेकंड कॉल जो ड्यू हो रही है वो है 156,800 की। मोहन ने सेकंड कॉल नहीं दी, उसके अंश है 240 तो 4,800 रुपये उसने नहीं दिया है, ये उसका कॉल इन एरियर रह गया। और द्वितीय मांग पर प्राप्त राशि इस प्रकार से हो जाएगी, बैंक खाते में जाने वाली 152,000। मोहन के जो 240 अंश हैं उनको जब्त कर लिया गया है। उसने आवेदन के ऊपर पैसा दिया था, उसने आवंटन के ऊपर भी पैसा दिया था। यहाँ पर ध्यान रखें कि आवंटन के ऊपर उसने 30 रुपये पूंजी खाते में और 20 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में दिया था। और चूंकि ये सारा पैसा वो दे चुका है यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त हो चुका है तो हरण की प्रविष्टि करते समय ध्यान रखें कि सिक्योरिटी प्रीमियम चूंकि पहले प्राप्त हो गया है तो हरण की प्रविष्टि में वापस उसे डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे। मोहन के आवेदन पर 240 अंशों के ऊपर 4,800 रुपया और आवंटन पर पूंजी खाते वाला, केवल ध्यान रखें यहाँ पर इस अमाउंट में कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो 240 अंशों के ऊपर कैपिटल अकाउंट में केवल 30 रुपया अंकित मूल्य या फेस वैल्यू 30 रुपया यहाँ पर लिया जाता है। तो 7,200 रुपये, कुल मिला के 12,000 रुपया ऐसा है जो मोहन हमें दे चुका है, कंपनी को दे चुका है और ये राशि उसकी जब्त कर ली जाएगी। सिक्योरिटी ये जो राशि है 12,000 रुपया ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी।
आप सेकंड कॉल के समय की प्रविष्टियां देख रहे हैं कि सेकंड कॉल ड्यू होने पर इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल रमेश के अंशों को छोड़ के शेष 7,840 अंशों के ऊपर कुल 1,56,800 रुपया ड्यू हुआ है। द्वितीय मांग राशि प्राप्त होने पर, ये कैलकुलेशन हम पीछे करके आए हैं कि मोहन ने पैसा नहीं दिया है तो शेष राशि बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 1,52,000 रुपए का, जो दोनों का डिफरेंस है आप देख रहे हैं एंट्री नंबर 6 और एंट्री नंबर 7 में सेकंड कॉल डेबिट हुआ है 156,800 से और क्रेडिट हुआ है 152,000 से। ये जो डिफरेंस है ये उसका कॉल इन एरियर्स है। अब जो मोहन है उसके 240 अंशों को भी जब्त कर लिया गया है। तो यहां पर एंट्री करते समय देखें अंतर रमेश के अंशों को और मोहन के अंशों को जब्त करने में, रमेश के समय में सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए वो डेबिट साइड में आया था और यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम चूंकि उसका पहले प्राप्त हो चुका है तो ये डेबिट साइड में नहीं आया है। और प्रविष्टि सामने ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, 30 रुपया फर्स्ट कॉल का और 20 रुपया सेकेंड कॉल का। ये बकाया राशि है दोनों, 7,200 और 4,800 मोहन वाली, और उसने जो पैसा दिया था शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट किया गया है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट सामने दिख रहा है 12,000 रुपया। पूंजी खाते में कैपिटल अकाउंट में जो पैसा मिला था वो यहाँ पर दर्शाया हुआ है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो उसको पैसा मिला हुआ है वो यहाँ पर नहीं आता है। बीइंग 240 शेयर्स ऑफ मोहन फॉरफिटेड। तो ये द्वितीय मांग के समय और उसके द्वितीय मांग के पश्चात हरण की प्रविष्टि। हरण किए गए कुल मिला के 400 अंशों में से 320 अंश 160 रमेश के और 160 मोहन के 80 बच जाएंगे, बाकी इशू कर दिए गए हैं। तो एंट्री बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए के हिसाब से 320 शेयर 32,000 रुपया। हरण किए गए रमेश के समस्त 160 और मोहन के 240 में से 160 अंश पुनर्निर्मित होने पर इन 320 अंशों के हरण खाते का शेष जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट अमाउंट है इन 320 शेयर की 160 रमेश के और 160 मोहन के 240 में से 160 में जो अंश हरण खाते का शेष है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये पूंजी लाभ है चूंकि अंश वापस जारी किए जा चुके हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व कुल मिला के 11,840 रुपया। रमेश का 3,840 रुपया जब्त हुआ था और मोहन का कुल 12,000 जब्त हुआ जिसमें से 160 अंशों का बनता है 8,000। तो 8,000 मोहन का और रमेश का 3,840 कुल 11,840 रुपया शेयर फॉरफिटेड से कैपिटल रिजर्व में पूंजी लाभ की तरह ट्रांसफर हो जाएंगे। और 80 नीचे आप देख रहे हैं कि कुल मिला के जो बैलेंस शीट में अगर हम देखें कि किस प्रकार से राशियां जाएंगी तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल होगी वो होगी 7,920 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 7,92,000 रुपया। क्रेडिट बैलेंस शेयर फॉरफिटेड का है 80 अंशों के ऊपर, ये इसमें जोड़ दिया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, ये होगा 4,000 रुपया। 8,000 रुपया तो देखें ऊपर 11 एंट्री नंबर 11 में देखिए आप 11 में देखिए 8,000 रुपया तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया और 4,000 रुपया यहाँ पर ये शेयर कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा। दिस इज बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसके अलावा जब हमने प्रश्न हल किया है तो लास्ट एंट्री 11th में तो आप देखें कैपिटल रिजर्व है 11,840, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व। एंड सिमिलरली in all in this question security premium is credited by 156,800। ये दोनों लास्ट की ये दोनों राशियां कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम ये रिजर्व एंड सरप्लस टाइटल में दर्शा दी जाएंगी बैलेंस शीट के अंदर। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए, विशेषतः जब हम जब्त की स्थिति हो, अधिअभिदान की स्थिति हो और उसमें से कुछ राशि को कुछ अंशों को ही री इशू किया गया हो तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की जो कैलकुलेशन है इन सबको ध्यान में रखें, सावधानी से सवाल करें, प्रैक्टिस करें। 1-2 सवाल इस प्रकार के और आप करें तो कैलकुलेशंस आसानी से होने लगेंगी। एंट्रीज तो ऑलमोस्ट सभी में सिमिलर होती हैं। थैंक यू।